अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुदरत ने इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए चार फोर्सेस प्रोवाइड की हैं। एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं कुर्सी पे जम के बैठा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वरना मैं तैर रहा होता। सूरज ने जमीन को अपने गिर्द घुमाया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जमीन ने चांद को अपने गिर्द घुमाया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये पहली फोर्स है। इसी तरह दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेरे या आपके बॉडी की जो खूबसूरत फॉर्मेशन है, नाक, कान और फिंगर्स और शोल्डर्स जो इस पूरी बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ऐसी फोर्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, उनको बॉन्ड करके रखती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसी तरह तीसरी फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है और वो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करती है। कायनात में जितनी भी आपको चीजें नजर आती हैं वो एटम्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है और उसके अंदर न्यूक्लियस की मौजूदगी लाजमी है, वरना एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते। इसी तरह से चौथी फोर्स जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर है और ये रेडियो एक्टिव डिके का काम करती है। तो ये चार फोर्सेस हैं। यूनिवर्स में आपको कोई भी फिनोमिना नजर आए, आपको रेडिएशंस नजर आए, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज जो आपको नजर आती है और कोई भी फिनोमिना जो यूनिवर्स में नजर आता है, उसमें ये चार फोर्सेस का अमल दखल है। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इन चारों फोर्सेस का अपना अपना रोल है जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन फिजिक्स के जदीद स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक ये जो चारों फोर्सेस आपको इस वक्त नजर आती हैं अलग-अलग, ये बिग बैंग के फौरन बाद हाई टेम्परेचर और एनर्जी पे ये फोर्सेस चार नहीं थी, बल्कि ये सिंगल फोर्स थी जिसको सुपर फोर्स कहा जाता है। जिस ड्यूरेशन या एपक में ये तीन फोर्सेस इकट्ठा रही, उसको ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक कहा जाता है और ये लम्हा इंतहाई कम था। ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक में हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स अलहदा हो गई थी और कौन सी फोर्सेस अभी भी इकट्ठा थी। क्या इस ड्यूरेशन में, इस एपक में मैटर बनना शुरू हो गया था, या गैलेक्सीज और स्टार्स बनना शुरू हो गए थे, या लाइट क्रिएट हो गई थी? इन तमाम सवालात के जवाब हम बिग बैंग एपक में पढ़ेंगे। ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसका अंदाजा लगाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज वजूद में आ चुकी थी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसी हद तक समझने के लिए साइंटिस्ट ने, पार्टिकल फिजिसिस्ट ने दुनिया की सबसे महंगी लैब यानी कि सर्न लैब, जो कि स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में है, उसके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और बहुत जबरदस्त तजर्बात किए। पार्टिकल फिजिसिस्ट ने हाइड्रोजन के एटमों को इस कोलाइडर के 27 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे के इलेक्ट्रॉन को सेपरेट आउट किया और प्रोटॉन को एसी सोर्स से इंतहाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से एक्सलरेट करवाया और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन कर दी गई, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड थी। प्रोटॉन की इन हाई स्पीड बीम्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करवाया गया और इसमें चंद एक जो खुशकिस्मत प्रोटॉन्स थे आपस में कोलाइड करके एक शावर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जनरेट किया। प्रोटॉन के इस कोलिजन से नए पार्टिकल्स जनरेट हुए, नए सब एटॉमिक पार्टिकल जनरेट हुए। कोलाइड करने वाले प्रोटॉन्स की जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी। कितनी थी? तकरीबन 10,000 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और अगर हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में बताएं तो उस वक्त जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 100,000 ट्रिलियन केल्विन था, जो दुनिया में किसी भी लैब में पैदा की जाने वाली सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा टेम्परेचर था तब तक। ये वो टेम्परेचर एनर्जी थे जो इस लैब में हमने अचीव की, इससे ज्यादा हमारे लिए पॉसिबल नहीं था उस वक्त। लेकिन कॉस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद जो ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक है उसके अंदर जो एनर्जी थी वो इससे कहीं ज्यादा थी। कॉस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक उस वक्त जो एनर्जी थी वो तकरीबन 10⁻16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 100,000 ट्रिलियन केल्विन था। ये टेम्परेचर हमारे जमीनी लैब के अंदर पैदा करता जो टेम्परेचर है उससे 1 ट्रिलियन टाइम ज्यादा था। बेशक हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सके जो ग्रैंड यूनिफिकेशन एरा के अंदर एनर्जीज और टेम्परेचर्स थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मिली जिससे हमें ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक या इरा को अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई। इस एक्सपेरिमेंट के बाद थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक के अंदर चार फोर्सेस में से एक फोर्स जो ग्रेविटी थी इस एपक में वो अलहदा हो गई, वो आइसोलेटेड हो गई। लेकिन आखिर क्यों अलहदा हुई, क्यों आइसोलेटेड हुई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस के जो ग्रेविटी है वो बाकी तीन फोर्सेस से अलहदा हो गई? इसको एक मिसाल से समझते हैं। आजकल रमजान का महीना है और मुसलमानों की अक्सरियत इफ्तारी के वक्त मीठा पानी बनाती है जिसमें पानी के अंदर शुगर है, टैंग है, थोड़ा सा आप साल्ट भी यूज कर लेते हैं, लेमन भी यूज कर लेते हैं। ये पानी कॉम्पोजिशन है मुख्तलिफ चीजों की। लेकिन अगर मैं इसको हीट अप करना शुरू कर दूं तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, एक टेम्परेचर आएगा जब जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा तो पीछे बाकी 2-3 कंपोनेंट्स बचेंगे और वाटर जो है वो इवेपोरेट कर चुका होगा।
बिल्कुल इसी तरह फोर्सेस का भी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे ये जो फोर्सेस हैं वो सेपरेट हो सकती हैं, और इसी तरह इसीलिए एक खास टेम्परेचर पे ग्रेविटी बाकी तीन फोर्सेस से अलहदा हो गई। टेम्परेचर में ट्रांजिशन की वजह से जो एक फोर्स बाकी फोर्सेस से अलहदा हो जाती है, इसको सिमेट्री ब्रेकिंग फिनोमिनन कहते हैं, और ये हम किसी और मौके पे इसको एक्सप्लेन करेंगे ये सिमेट्री ब्रेकिंग फिनोमिनन क्या होता है। अब बात यह कि इस ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक में टेम्परेचर कितना था, तो टेम्परेचर अब भी बहुत ज्यादा था, यानी कि 10⁻27 केल्विन था, और इसका साइज कंपैरेटिवली बढ़ चुका था और एटॉमिक साइज से माइक्रोमीटर रेंज में आ चुका था। बिग बैंग के फौरन बाद जो फोर्सेस की सेपरेशन थी, जो फोर्सेस सेपरेट हुई, ये जो दौरानिया था ग्रैंड यूनिफिकेशन का जो एपक था, ये तकरीबन 10⁻⁸ सेकंड की ड्यूरेशन पर मुश्तमिल था। तो ये इतना कम वक्त है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा था और फोर्सेस अलहदा हो रही थी। यहां से हमें एक चीज का पता चलता है कि यूनिवर्स के अंदर एक एक पल, एक एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लम्हा के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक दफा जो हमारी आंख पलक झपकाती है, इसके अंदर तकरीबन 3000 स्टार्स ब्रेक कर जाते हैं इतनी ड्यूरेशन के अंदर, और शायद इससे भी कहीं ज्यादा दूसरे स्टार्स जो हैं वो कंडेंस होकर ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। यूनिवर्स ने एक एक इंस्टेंट में ही एक मुख्तसर ड्यूरेशन के अंदर अपने अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन पैदा की और मुख्तलिफ प्रोसीजरल स्टेप्स से यहां तक पहुंची है। अब हमारी जो स्टोरी है, हमारा जो मिशन है, वो फोर्थ एपक में एंटर हो रहा है, जिसको इलेक्ट्रोवीक एपक कहा जाता है। इसमें हम जानेंगे कि मैटर को पैदा करने वाले कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनका आगाज हुआ, जिनकी क्रिएशन हुई, जो बनना शुरू हुए, और कैसे इस एपक के खास ड्यूरेशन में यूनिवर्स की यकदम एक्सपेंशन हुई। दोस्तों, क्या आपको मालूम है 1979 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो 3 साइंटिस्ट को शेयर हुआ था। उनमें से एक साइंटिस्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम है और 2 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, एक ग्लेशोव और दूसरा वाइनबर्ग है। उनकी रिसर्च के मुताबिक ये खास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स हैं, ये दरअसल 2 फोर्सेस नहीं है, ये दरअसल एक फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहा जाना चाहिए। इसी रिसर्च की मदद से आज हम इस नतीजे पे खड़े हैं कि बिग बैंग के बाद जो सुपर फोर्स यानी सिंगल फोर्स है, इससे पहले ग्रेविटी अलग हुई, फिर एक खास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स भी अलग हो गई, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस को कंबाइन रखने के लिए एनर्जी और टेम्परेचर इतना ज्यादा था, इसीलिए इस दौरान में ये मर्ज्ड रही, और स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक उस वक्त जो टेम्परेचर और एनर्जी की मिकदार थी वो तकरीबन 1.6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, जो कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स का एक क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसपे वो सस्टेन कर सकती है, वो एक सिंगल फोर्स की फॉर्म में मौजूद रह सकती है, इसीलिए वो उस फॉर्म में मौजूद रही। ये जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स का ड्यूरेशन है ये 10⁻36 सेकंड से 10⁻12 सेकंड्स तक रहा। अब इसी इलेक्ट्रोवीक इरा के अंदर, इसी इलेक्ट्रोवीक एपक के अंदर एक और एपक भी शामिल है, जिस कुछ साइंटिस्ट उसको अलहदा कहते हैं और ज्यादा जो तादाद है साइंटिस्ट की वो कहती है कि जो इन्फ्लेशनरी एपक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इस इलेक्ट्रोवीक के अंदर ही मौजूद है, जिसका हम अभी जिक्र करेंगे। अब इलेक्ट्रोवीक एपक के एंड पे चंद एक्सोटिक पार्टिकल्स भी पैदा हुए, कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल्स भी पैदा हुए जो कि मैसलेस थे। उनको मैसलेस बोसॉन्स कहा जाता है, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन और हिग्स बोसॉन। ये मैसलेस पार्टिकल्स थे जो कि इन्फ्लेशनरी एपक में पैदा हुए। फिजिकल कॉस्मोलॉजी के मुताबिक बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की एवोल्यूशन के दौरान में इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन हुई है वो बहुत ज्यादा हुई, पहले की निस्बत 10⁻26 टाइम्स ये एक्सपेंशन ज्यादा थी। इस इन्फ्लेशनरी एपक में साइज बहुत बढ़ चुका था, कितना, तकरीबन 10⁻26 टाइम्स यूनिवर्स एक्सपेंड कर चुकी थी। ये इस तरह ही है जिस तरह एक एटम को एक्सपेंड करके ग्रेप फ्रूट का साइज बना दिया जाए। ये ड्यूरेशन तकरीबन 10⁻36 सेकंड तक जारी रही। इस सडन एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है कि कोई भी वैक्यूम जिसमें एनर्जी डेंसिटी बेहद ज्यादा हो तो उसमें रिपल्सिव फोर्स पैदा हो जाती है। इस एपक को एक्सपेंड करके बगैर मौजूदा यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना इंतहाई नामुमकिन था। इसी एपक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इलेक्ट्रोवीक फोर्स से अलहदा हो गई और उसी का अलहदा होना ही बहुत ज्यादा एनर्जी का सबब बना और इस एक्सपेंशन का सबब बना। लेकिन एक बात याद रखें कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर भी लो हुआ, लेकिन अभी भी गैलेक्सीज बनने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी उस लेवल पे नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलके एटम बना सकें।
क्योंकि टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा था और अभी जो प्योर पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी फॉर्मेशन नहीं हुई थी, एटम नहीं बने थे, सिर्फ मैसलेस बोसॉन्स बने थे, WZ और हिग्स बोसॉन्स बने थे, वो भी इस एपक के एंड पे डिके कर गए थे। अब नेक्स्ट स्टेप था कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स की सिमेट्री भी ब्रेक कर गई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स सेपरेट हो गए और अब बोसॉन जो कि पहले मैसलेस थे वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मैस हासिल कर रहे थे। अब जो बोसॉन्स थे वो भी अब डिफरेंटली एक्ट करने लगे थे, डिफरेंटली बिहेव करने लगे थे। पहले वो एक सिंगल फोर्स की फॉर्म में थे तो वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे जो कि अब दे रहे थे, अब वो मैसिव हो रहे थे। अब उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस था वो बढ़ रहा था, जो कि टेम्परेचर भी कम हो गया था और अब वो करीब से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे हिग्स फील्ड के साथ। लेकिन क्या अब एटम बनना शुरू हो गए थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अब भी सूटेबल नहीं था और अब भी बहुत ज्यादा था, एटम्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी। क्या लाइट पैदा हो चुकी थी? बिल्कुल नहीं, अभी लाइट की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं थी क्योंकि एटम्स ही फॉर्म नहीं हुए थे जिनसे लाइट ने पैदा होना था। तो फिर क्या था? यूनिवर्स डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं थी जिसके बारे में हम थ्योरेटिकली असेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।